मैं प्रेमजीत सरोही, एक दार्शनिक, एक फिलोसोफर। तो आज का जो टॉपिक है, पहला दिन, वो है इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था का परिचय। ये एक्चुअल में है क्या? तो जैसा कि आप समझते ही हैं, दुनिया में कोई भी देश की, कोई भी राष्ट्र की एक व्यवस्था होती है। और आप ये जानते ही हैं कि व्यवस्था किस लिए होती है? कि जो हमारा जीवन है उसे अधिक से अधिक सुख सुविधाओं से संपन्न बना सके और दुख दुविधाओं से दूर रख सके। अब तक जितनी व्यवस्थाएं रही हैं, वो इसको कुछ हद तक कर पाई हैं। कुछ लोगों के लिए काफी हद तक कर पाई हैं, ज्यादातर लोगों के लिए नहीं कर पाई हैं। ज्यादातर लोग अभी भी इस प्रतीक्षा में हैं कि वो कब इसके दायरे में आएंगे, कब एक ऐसी व्यवस्था होगी जब सबको जैसी जिंदगी चाहिए वैसी जिंदगी मिल सकेगी। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था वैसी ही एक व्यवस्था है। इसका दावा ये है कि ये वैसी ही एक व्यवस्था है कि हर व्यक्ति इस व्यवस्था के आ जाने पर जैसे जीना चाहता है वैसे जी सकेगा, जन्म से लेके। और जब तक भी उसकी उम्र है, जब तक भी उसका जीवन है, वो जीता रह सकेगा। क्योंकि कई बार इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं कि अरे कोई तो कुछ भी चाहेगा। ऐसा करके नहीं होता कि कोई कुछ भी चाहता है। आदमी के हर एक चाहना के पीछे एक अल्गोरिथम होता है, एक कुछ कारण कार्य सीरीज होती है। ऐसे ही हर आदमी कुछ भी नहीं चाह लेता है ना? नहीं तो जैसा आप अभी अमीर लोगों को देख रहे हैं। अमीर लोग हैं जो कुछ भी खरीद सकते हैं, जिनको खरीदने के लिए कोई समस्या नहीं है, बहुत पैसा है। लेकिन वो भी सब कुछ नहीं खरीदते, वो भी सब कुछ नहीं चाहते। तो उससे आपको ये समझ में आ सकता है कि हर आदमी सब कुछ नहीं चाहता है। तो जो व्यक्ति जो चीज चाहता है, जितनी चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है, उसे वो वहां उतनी मात्रा में, उस समय में उसकी प्राप्ति हो जाए, उसकी प्राप्ति होती रहे लगातार। इस प्रकार की ये व्यवस्था है संपूर्ण समाधान व्यवस्था। ये मेरे पूरे जीवन का की निष्पत्ति है। मैंने पूरे जीवन इसी पर काम किया है। जितने भी कारण होते हैं दुख दुविधाओं के, जिसकी वजह से भी दुख हम तक पहुंचते हैं, कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी घटनाएं, कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, तो वो किन्हीं कारणों से आती हैं। कि अब तक हमारे जीवन में जितनी भी दुख दुविधाएं आती हैं, वो किस कारणों से आती हैं, उनका समाधान यानी उनका निवारण, उनका निराकरण क्या हो सकता है, वो आप जानेंगे। इस व्यवस्था को कैसे लाया जा सकता है आज की एक संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुए, वो आप इसमें जानेंगे। इसमें कई सारे मॉडल हैं ना, कई सारे छोटे छोटे मॉडल हैं, जिन छोटे मॉडल को मिला के ये एक बड़ी व्यवस्था बन रही है। और ये एक पूरी संवैधानिक व्यवस्था है। जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, ये पूरी एक संवैधानिक वैश्विक व्यवस्था है। इसको आप विश्व का एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कह सकते हो। एक नई वैश्विक व्यवस्था के रूप में ये प्रतिपादित की जा रही है, जो कि देश देश में होती हुई आएगी। जिस देश के भी आधे से अधिक लोग इससे सहमत होते जाएंगे, वहां वहां ये व्यवस्था आती चली जाएगी और वो देश आपस में एक होते चले जाएंगे। इस तरह से ये एक वैश्विक व्यवस्था है। विश्व की सरकार जहां भी ये पहली बार आएगी, वहां विश्व की सरकार भी गठित हो जाएगी, जो बाकी सारे दुनिया के देश हैं उनमें इसे लाने का, वहां के लोगों के साथ कांटेक्ट करने का, वो सब सारा कार्य करेगी। और जिस जिस देश में आती जाएगी, वो देश इसके साथ जुड़ता चला जाएगा। वो सब एक होते चले जाएंगे, उनकी सीमाएं हटती चली जाएंगी, उनके रिसोर्सेज एक साथ होते चले जाएंगे, एक ही होते चले जाएंगे। तो इसमें मॉडल हैं कई। जैसा इसका जो मुख्य मॉडल है वो है आर्थिक मॉडल। इसमें आर्थिक मॉडल, आज का जो आर्थिक मॉडल है उससे अलग है। जैसे आज का जो आर्थिक मॉडल है वो पूंजी पर आधारित है, करेंसी पर आधारित है, पैसे पर आधारित है ना? पैसा आपके पास है तो आप आज के मॉडल में एक हद तक सुखी हो सकते हैं। पैसा नहीं है तो वो एक हद तक भी सुखी होना आपके बस की बात नहीं है, दुखी होते रहेंगे। ये जो दूसरा आर्थिक मॉडल है, इसमें पैसा ही नहीं है, करेंसी ही नहीं है। बिना करेंसी की वो व्यवस्था है। और करेंसी नहीं है मतलब बेचना खरीदना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि करेंसी नहीं है तो बार्टर सिस्टम होगा कि भाई वस्तु विनिमय होगा,
कि मैंने एक वस्तु किसी को दे दी और दूसरी किसी से ले ली। जैसे पहले हुआ करता था कभी कि गेहूं दे दी, मक्का ले ली या ज्वार ले लिया, या बदले में बर्तन खरीद लिए या सब्जी खरीद ली, कुछ दे के कुछ ले लिया, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। तो वो भी नहीं है इसमें, मतलब खरीदना बेचना ही नहीं है इसमें। आर्थिक मॉडल, मैंने आपको बता दिया कि आज का एक आर्थिक मॉडल है जो पूंजी पर आधारित है। पूरी दुनिया में पूंजी पर ही आधारित मॉडल चलता है आज का। ये जो नया मॉडल है ये बिना पूंजी का है। इसमें पूंजी होगी नहीं, इसमें कोई खरीदना बेचना होगा नहीं, इसमें कोई वस्तु विनिमय होगा नहीं, इसमें कोई बैंकिंग प्रणाली होगी नहीं, इसमें कोई टैक्स, इनकम टैक्स कुछ होगा नहीं। समझ रहे हैं? किसी भी वस्तु की कोई वैल्यू इसमें होगी नहीं, किसी के श्रम की इसमें कोई वैल्यू होगी नहीं, है ना। ये इस प्रकार की अर्थशास्त्र, नए अर्थशास्त्र की व्यवस्था है। तो इसमें एक नया अर्थशास्त्र का मॉडल है जो किसी वैल्यूएशन पर आधारित नहीं है। वो ना किसी के श्रम का वैल्यूएशन करता है उसमें, ना किसी वस्तु का वैल्यूएशन करता है। इसके बाद में एक राजनीतिक मॉडल है इसका। तो आज का जो राजनीतिक मॉडल है वो है पार्शियल लोकतांत्रिक। पार्शियल का मतलब बोलोगे तो आंशिक, आंशिक लोकतांत्रिक है। आंशिक लोकतांत्रिक किस प्रकार से है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के रूप में, मतलब अगर सेंटर की सरकार के रूप में बोले तो कई लाख लोग अपना एक प्रतिनिधि भेज देते हैं। 6 से 10 लाख के बीच लोग, 6 से 10 लाख जो वोटर्स हैं वो अपना एक प्रतिनिधि बना के संसद भवन में भेज देते हैं। वहां संविधान में नियमों को बदलने, नया बनाने, पुराना हटाने या उसके हिसाब से चलाने के लिए सेंटर में भेजते हैं। और वैसे ही स्टेट में होता है कि शायद 50,000 से के आसपास या इस तरह से एक वोटर जो है वो अपने यहाँ एक एमएलए को प्रतिनिधि के रूप में भेज देते हैं। और फिर ऐसे पार्षद या गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, वो और कम वोटर्स जो है अपने में से एक प्रधान या एक पार्षद को वो अपना प्रतिनिधि बना के आगे भेजते हैं। अभी इस तरह की व्यवस्था है। तो ये पार्शियल है, मतलब एक बार हम उन्हें भेज देते हैं और 5 साल वो हमारे बिहाफ पर, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व वहां करते हैं। अब वो जैसा भी करते हैं। अब सीधी सी बात है कि वो भी एक आदमी होते हैं, और जिस देश में संसाधनों की कमी रहती है, जिस देश में पैसे की कमी रहती है, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि आदमी पहले अपना हिसाब किताब देखता है। वो नेता हो, सेंट्रल लेवल का नेता हो, स्टेट लेवल का नेता हो, या मेयर लेवल का नेता हो, माने सिटी लेवल का या ग्राम लेवल का, सीधी सी बात है वो पहले अपना, अपनों का ख्याल देखेगा, बाद में फिर औरों की देखेगा। ज्यादातर ऐसा होता है। कोई कोई बहुत ईमानदार भी लोग होते हैं जो जैसा संविधान है उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा मेजोरिटी में नहीं पाया जाता। तो ये एक पार्शियल लोकतंत्र है जिसमें जनता कुछ खास नहीं कर पाती। उसको 5 साल बाद फिर मौका मिलता है अपने कैंडिडेट को चेंज करने का, और वो भी जो कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में उन्हीं में से चुन सकती है ना। उसका भी चुनाव वहीं तक सीमित है। ऐसा नहीं कि वो जिनको चुनना चाहते हैं उनको चुन सकते हैं, अगर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता तो नहीं चुना जा सकता। तो पार्शियल लोकतंत्र है। और जैसा कि आज तक का संविधान है कि यहाँ कोई डिग्री वग्री वगैरह, कोई एजुकेशन कुछ नेताओं की होती नहीं है, तो कोई कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ व्यक्ति भी जाके नेता बन सकता है। तो उस वजह से और भी जो है मुश्किल हो जाती है, और भी हमें बहुत अच्छे गुणवान नेता नहीं मिल पाते। तो अब इसलिए मैं इसको पार्शियल लोकतंत्र बोल रहा हूँ कि अभी तक का जो राजनीतिक मॉडल है वो 18 से ऊपर के लोगों को वोट करने का अधिकार देता है। सभी की वोट एक समान है, और इलेक्शन में जो भी क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, और जीत जाता है तो वो नेता बन जाता है उस लेवल का। इस प्रकार की स्थिति है। कई तरह के विरोधाभासी नियम है आज के संविधान में। जैसे एक तो यही है कि हमें अगर कोई 10वीं के स्कूल में चपरासी भी चाहिए तो उसका एग्जाम होता है, उसका बाकी सारे प्रोसीजर से गुजरता है। लेकिन अगर हमें देश का एक मार्गदर्शक चाहिए, नेता चाहिए, लीडर चाहिए, तो वो हमें अनपढ़ भी मिल जाए। कोई उसका कोई क्राइटेरिया वहां पे रखा नहीं है उन्होंने। तो जो पावर है सत्ता की वो कुछ नेताओं के हाथ में है। एमपी एंड एमएलए सेंटर के लेवल की एमपीज के हाथ में है, और राज्यसभा के मेंबर होते हैं 250 उनके हाथ में है। और बाकी जो
लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है, एमएलए, वहां पे हर स्टेट की अपनी एक, कहीं पे 200, कहीं पे 300, कहीं पे 100, ऐसे करके नेता रहते हैं, तो उनके हाथ में होता है।